गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 23 मई है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है। साथ से साथ जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट, उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो भी पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने कल भी न्यूज एनालिसिस में ये बात बोला था कि विश्व के पटल पर क्या है, भारत है ना, भारत अपनी छाप छोड़ रहा है। मैंने कल ये बात बोला था, जिसमें प्रधानमंत्री जो वर्तमान प्रधानमंत्री पीएम है उनकी व्यक्तित्व सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में भी उभर कर सामने है, जिसमें विभिन्न यूनिवर्सिटियों में शोध और शोध अध्ययन चल रहा, रिसर्च चल रहा है कि किस प्रकार से हम द्विपक्षीय संबंधों, बहुपक्षीय संबंधों को व्यक्तिगत रूप से है ना, हम जेस्चर के रूप में कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, इन सभी टॉपिकों को लेकर। तो कल लगातार आप देखे होंगे पापुआ न्यू गिनी की भी मैंने चर्चा की थी, और भी ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जिस प्रकार से मिला गया भारतीय प्रधानमंत्री से, अर्थात हम यह मान कर चले कि जो विश्व पटल है, विश्व पटल आप लेके चलिएगा, जो मैं छोटा सा मैप बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाइए, ठीक ना। विश्व पटल पर जो भारत की छाप है वो केंद्र बिंदु के रूप में उभर कर सामने आने लगी है। पहले हालांकि भौगोलिक तौर पर यह विश्व का केंद्र में है भी, पर विश्व के पटल राजनीतिक कूटनीतिक संबंधों में यह केंद्र बिंदु के रूप में उभर कर सामने आ रहा है लगातार कुछ वर्षों से। और आने वाले 30 से 40 सालों में, वर्षों में ऐसे ही केंद्र बिंदु के रूप में भारत का स्थान होना चाहिए। यह किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री क्यों न बने, उनके व्यक्तित्व में भारत को विश्व के पटल पर प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए, जैसे आज क्षमता विकसित की गई है। जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या अन्य किसी भी प्रमुख देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मिलने को उतारू है। क्यों? क्योंकि यह एक नए नए स्वरूप को लेकर आया है, जिसमें युद्ध को है ना, युद्ध को एक नए मानवीय स्वरूप में देखने का प्रयास अपील कर रहा है। दूसरा चीज, अब मैंने आप लोगों को क्या बोला था, अगर रूस, और कुछ दिन पहले भी मैंने कुछ बातें बोले था, याद होगा आप सभी लोगों को, रूस यूक्रेन के युद्ध को भारत अगर समाप्त करने में सफल हो गया तो इसके दो मायने आपको निकालने होंगे विश्व में। अब विश्व को विभिन्न सभी मंचों पर जहां पर भारत की भूमिका अस्वाभाविक प्रतीत होती वहां स्थान देना होगा, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ भी होगा, अन्य संस्थाएं भी होगी, और भी जैसे संबंध आपको क्षेत्रीय गठबंधन बनाए जाते हैं, जैसे आपको यूरोपियन कंट्री का होगा, एशियाई कंट्री का होगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रों का होगा, या अफ्रीकन कंट्री का होगा, जहां पहले से स्थान है, पर किस रूप से है कि बहुत से जगहों पर आपको देखने को मिलता होगा केवल मार्गदर्शक के तौर पर है, या जस्टर पार्टी के रूप में कहने में आमंत्रण के तौर पर है, पर महत्वपूर्ण भूमिका देना होगा। दूसरा चीज होगा कि इससे लाभ क्या होगा भारत को। भारत एक प्रमुख राष्ट्र के तौर पर एक न्यूट्रल राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि पूरा विश्व किस रूप से वो एक पॉजिटिव खेमे में होता है, एक नेगेटिव खेमे में होता है, और एक प्लस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, अर्थात जिसे न्यूट्रल हम लोग गुट निरपेक्ष कहते हैं, उस राष्ट्र में देखिए भारत प्रमुख तौर पर और भी उभर कर सामने है। हालांकि गुट निरपेक्ष का आंदोलन कब से ही चल रहा है, जवाहरलाल नेहरू के काल में से ही चल रहा है, फिर भी कुछ कालांतर में आप देख रहे होंगे इसकी शिथिलता उभर कर सामने। यहाँ से आप प्रश्न रखिएगा, आपको यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में इससे प्रश्न पूछने वाला हालिया घटनाक्रम जो भी हुए हैं, इधर 6 महीने जब से रूस यूक्रेन का हमला हुआ है, 1 साल से एवं हो चुका है, अब भारत अपनी प्रमुखता पिछले 6 महीने से संदर्भ में दिखा रहा है, तो गुट निरपेक्ष से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, जहां पे एक तरफ पूरा विश्व एक तरफ खड़ा है, जहां एक तरफ रसिया और उसके समर्थक देश खड़ा है, विश्व दो धुरी विचारधाराओं में बटा हुआ है,
वहां पर भारत की गुटनिरपेक्ष नीति कैसे कार्य कर रही है, इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो भारत जो भी कर रहा है इसके प्रतिबिंब आपको देखने को मिल रहे होंगे। चलिए अब हम लोग न्यूज पर आते हैं कि विश्व पटल पर भारतीय कूटनीति की धाक कैसे देखी। तो कश्मीर में देखिए, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि यह सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए, अन्य भारत के किसी अन्य राज्यों में सम्मेलन हो रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर में, जहां पर अलगाववाद, आतंकवाद, क्षेत्रवाद से संबंधित समस्याएं विकट थी, और विश्व पटल पर क्या है, विश्व पटल पर ऐसा पाकिस्तान करता है कि कश्मीरी लोगों का भारतीय शोषण करते हैं, ऐसा प्रचार करता है, दुष्प्रचार करता है अपने एजेंसियों के द्वारा। तो यहाँ पर जो भी राष्ट्र के यहाँ सदस्य आए हैं उनकी सारे विश्व देख रहा है, क्योंकि विश्व के सभी मीडिया यहाँ पर है। तो कल आप लोग इसका वीडियो जरूर जाके देखिएगा, यूट्यूब पर होगा, तो आपको ये महसूस होगा कि भारत क्या किया है, कि भारत बहुत से इससे अपने ना तीर साध कर लिए, एक ही तीर से कई निशाने लगा लिए। एक तो यह दिखाया कि 370 के बाद की स्थिति क्या है। 370 जब समाप्त किया गया तो जम्मू कश्मीर किस तरह अलगाववाद से उससे पहले पीड़ित हुआ करता था, आतंकवाद से किस तरह पीड़ित होता था, और सूचना निर्माण से कैसे पीछे था, विकास के समान मानक जो तय किए गए थे उससे कैसे पीछे था। 370 के बाद क्या स्थितियां बदली है जम्मू कश्मीर में, एक भी विरोध प्रदर्शन आपको देखने को नहीं मिला और सभी लोग सहयोग किए हैं। तो यह स्थिति है ना, बहुत से तीर साध दिया यह बैठक ने, और पाकिस्तान के कुछ कूटनीतिक चालों को यह स्वतः समाप्त कर देगा, क्योंकि जो भी राष्ट्र यहाँ पर शामिल हुआ वो अपने कूटनीतिक संबंधों के संदर्भ में यही बातें करेगा। देखिए 122 प्रतिनिधियों ने यहाँ कश्मीर को देखा है, जबन कश्मीर को महसूस किया है, सांस्कृतिक क्या है, परंपरा क्या है, अवभगत की दुनिया भर के प्रतिनिधियों ने नजर आया उसमें। विश्व शांति और खुशहाली के लिए पर्यटन की संभावना एक दूसरे के थामे है, बढ़ाने के लिए संकल्प लिया, अर्थात शांति और खुशहाली के लिए हम पर्यटन का उपयोग कर रहे हैं। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट जेस्चर के रूप में सामने आया, तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, यह पहला वैश्विक पर्यटन निवेश शिखर सम्मेलन जल्द ही भारत में होगा। यह भी एक पीटी फैक्ट आप लोग याद रखिए, जल्द ही वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, भारत में होगा। वो समय डिसाइड होगा तो बात की जाएगी। अब ध्यान रखिएगा, इसके संदर्भ में आर्थिक और सांस्कृतिक संरक्षण में फिल्म पर्यटन की चर्चा की गई, अर्थात पर फिल्म भी पर्यटन यानी फिल्म पर्यटन भी बढ़ावा देने की बात की गई है, जिसमें शूटिंग किया जाएगा, स्पोर्ट जो भी जगह स्पोर्ट करके उसे वहाँ पर फिल्म शूटिंग बनाई जाएगी, बहुत सी बातें की गई है। तो यह चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी है, कुछ पीटी फैक्ट याद रखना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर बात कीजिएगा कि द्वीपीय देशों ने खोले दिल, भारत ने खजाना द्वीपीय देशों के लिए। आप लोग को याद होगा इन फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉपरेशन के लिए बैठक में हमारे देश के प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं, वहाँ पर बैठक हो रहा पापुआ न्यू गिनी में। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इस संगठन में कौन कौन से देश शामिल है। पीटी फैक्ट में आप लोग बताइएगा, ये सब चीज़ें आप लोग भी सर्च कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ सर्च ही बनिए, सर्च करना सीखिए, ताकि है ना किसी विषम परिस्थिति में आप स्वयं भी चीज़ों को कवर कर सकें। सबसे पहले इस संगठन में कितने देश शामिल होते हैं, कौन कौन से द्वीपीय देश हैं, और सभी के कम से कम आप लोग क्या याद रखिएगा, भौगोलिक स्थिति जरूर याद रखिएगा। पीटी फैक्ट के तौर पे यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। अब याद रखिएगा, प्रशांत क्षेत्र के सभी द्वीपीय देश दी जाएगी सी एवेलेंस, पीएम घोषणा क्या किए गए, सी एवेलेंस दिया जाएगा। उसके बाद फिजी में 100 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाया जाएगा, तो फिजी में बनाया जाएगा। हर वर्ष 2 देशों के लेगा, एक सेकेंड देखिए यहाँ पर कैंप लगाया जाएगा कृत्रिम पैर लगाने के लिए, क्योंकि इन कैरेबियाई देशों में ये सब उपलब्धता कम है। सभी 14 देशों में डायलिसिस केंद्र स्थापित किए जाएंगे स्वास्थ्य के संदर्भ में। पेयजल के लिए हर देश लेंगे डिसलेशन प्लांट लेंगे, डिसलेशन प्लांट जो होता है जिससे पेयजल को शुद्ध किया जाता है, तो ये सब दिया जाएगा। साथ ही ध्यान रखिएगा, इसमें आपको नई दिल्ली को प्रशांत महासागर 14 द्वीपीय देशों के लिए जो विश्वसनीय साझेदारी विकसित की गई है, उसके बाद लोगों में भरोसा उत्पन्न हुआ, वे लोग कठिन घड़ी में मदद करेंगे, ये सब बातें की गई है। फिजी, पापुआ न्यू गिनी जैसे देश क्या किए, भरपूर सम्मान दिए, कुछ कूटनीतिक सम्मानें प्राप्त हुई है, और उसका 15 सूत्री कार्यक्रम का ऐलान किया गया है। ध्यान रखिएगा, 15 सूत्री कार्यक्रम का ऐलान किया गया।
जो आपको मैं नोट्स में अवेलेबल करा दूंगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंडिया पैसिफिक फोरम जो फिपिक की बैठक, ऑपरेशन की बैठक जिसे फिपिक बोला जाता है, तीसरी बैठक थी जो नेतृत्व में हुआ है, भारतीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है। और ध्यान रखिएगा पापुआ न्यू गिनी ने अलावा फिजी, कुक आइलैंड, देखिए कुक आइलैंड, क्रिक मार्शल द्वीप, उसके बाद आपको आइलैंड क्रिबिती, मोक्रेनेशिया, नोरू, न्यू समाओ, सोलोमेन आइसलैंड, पलाऊ, टोंगो, टोवाल और वताऊ जैसे राष्ट्र भी शामिल हुए। तो सभी 14 द्वीपीय देशों का नाम यहाँ है, तो उसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए पीटी फैक्ट है, इसमें स्पेशल कुछ नहीं है। अब जनगणना में जुटाए जाएंगे सटीक सामाजिक आर्थिक आंकड़े। अब देखिए यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2-3 में आएगा, मानव संसाधन सामाजिक आर्थिक, और बीपीएससी वाले में पेपर 2 में आएगा, जीएस के पेपर 2 में। तो आप लोग इसे पेपर 2 में कवर करेंगे। और हाँ, पहला टॉपिक क्या था? पहला टॉपिक आपको यूपीएससी का पेपर 2 आएगा, आपको भारत की कूटनीतिक संबंध, बहुराष्ट्रीय संबंध। तो बीपीएससी में किस में आएगा? बीपीएससी पेपर 1 में आएगा। तो आप लोग इसे कवर करेंगे पेपर 1 से, ठीक है। चलिए, तो यह पेपर 2 है बीपीएससी में, तो इसे भी देख लेते हैं। और यूपीएससी के पेपर 2 और 3 में आएगा। ध्यान रखिएगा, मानव संसाधन की जब भी बात की जाएगी तो उसके सामाजिक आर्थिक स्थिति की भी साथ में बात की जाएगी, क्योंकि मानव संसाधन को हम किस रूप से देखते हैं? उसका आर्थिक विकास कैसे हो रहा है, उसका सामाजिक उत्थान कैसा हो रहा है, उसका मानवीय उत्थान कैसे हो रहा है। तो इसी संदर्भ में डायग्राम में हम डायलेमा हम देखते हैं ना, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो आर्थिक जनगणना में जो बातें की जा रही है सामाजिक आर्थिक आंकड़ों की, तो वो संदर्भ में बातें होगी। तो चलिए कुछ पीटी फैक्ट आप लोग बताइएगा। पहले भी चर्चा पहली बार बहुत चीजें की जा चुकी है। प्रथम जनगणना कब किया गया था? ये सब पीटी फैक्ट प्रश्न पूछ दिया जाता है। 10 वर्षीय जनगणना कब से प्रारंभ किया गया और किनके काल में? काल बताइएगा, किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। वर्तमान जो 2011 का जनगणना है वो कौन सा क्रम था, और इसके रजिस्ट्रार कौन थे, महापंजीयक रजिस्ट्रार कौन थे। साथ में आज़ादी के बाद यह कौन सा जनगणना होगा, जो नेक्स्ट जनगणना होने वाला है। हालांकि 2021 में ही जनगणना होना चाहिए था, पर कोविड के कारण नहीं हो सका है। तो इस बार जो जनगणना होगा वो कौन सा क्रम का होगा, तो इसके लिए सारे पीटी फैक्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब चलिए इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, सटीक जानकारी उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। साथ ही साथ जो भारत का महापंजीयक के नए कार्यालय जनगणना भवन का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जनगणना का डाटा जुटाने के लिए देश लेकर इसके इस्तेमाल के तरीकों में बड़ा बदलाव किया गया है। तो बदलाव किया गया है, उसके बाद रास्ता साफ करिए संसद भवन मानसून सत्र। अब मानसून सत्र के विधेयक लाया जाएगा। तो चलिए ये भी पीटी फैक्ट बताइएगा। मैंने सारे सत्र संसद के बारे में, सारे सत्र के बारे में चर्चा कर चुका हूं। तो सत्र कौन कौन होते, कितने सत्र होते हैं, उनका समयावधि कब होता है, किस महीने में होता है, और उसका कुल का कितना दिनों का होता है, ये सब सभी पर चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। जो लोग नहीं जानते एक बार सर्च जरूर कीजिए, उसके बाद चीज़ों को कवर कीजिए। कुछ तो आप लोगों को मेहनत करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत सी चीज़ें क्या होता है। देखिए मेरा अलग पढ़ाने का तरीका है, मैं उस पर बल देता हूँ जहाँ आप लोग को समझने की जरूरत है। अगर पीटी फैक्ट भी आप लोग नहीं कवर कर पाते तो बहुत दिक्कत की बात है, और हर चीज़ के लिए ना प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता, ये चीज़ जान के चलिए। क्योंकि आप जितना इम्प्रूव होइएगा ना एग्जाम हॉल में, आप उतना आपका बेहतर रिजल्ट आएगा। ये सब चीज़ें है ना आपको स्वयं देख लेनी चाहिए कि मानसून सत्र क्या है, मानसून सत्र के अलावा कौन कौन से सत्र होते हैं। जब क्लास होगी क्लास होगी तो इसका मैं स्टैटिक्स पार्ट में कवर करूंगा, मानसून सत्र में किन किन चीज़ों को कवर किया जा रहा है, मानसून सत्र में क्या क्या आए हैं, कौन कौन सा विधेयक आया है, कौन सा अधिनियम बना है, मानसून सत्र की विशेषता क्या, मैं क्लास में कवर कर दूंगा। पर अभी आप लोग को पीटी फैक्ट के तौर पर ये सब चीजें स्वयं जानकारी रखनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिएगा जल्द ही जनगणना होगा, 35 पैरामीटर बनाया जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 35 पैरामीटर के आंकड़े जुड़ाए जाएंगे, जिसमें सामाजिक आर्थिक पैरामीटर भी शामिल है। जो और उसके बाद शाह ने कहा कि जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए अब नए वेब पोर्टल की भी लॉन्च किया गया है। तो वेब पोर्टल भी लॉन्च हुआ है, इसके लिए भी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। इसके बाद 1981 के बाद अब तक जनगणना के इतिहास में पुस्तक प्रकाशित की गई थी, ध्यान रखिएगा, पर जिसमें आंकड़े साथ साथ उसके इस्तेमाल का पूरा जानकारी उपलब्ध था। जनगणना का सभी प्रकाशन ऑनलाइन बिक्री भी शुरू कर दिया गया है, अब ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को लेकर। अब मतदाता सूची का नाम शामिल करना 18 साल पूरा होते ही,
युवा जो भी शामिल होंगे, मतदाता सूची अपडेट किया जाएगा। उसके बाद 15 दिन के भीतर वोटर लिस्ट जारी हटाने की बात की जा रही है। ये सब चीजें की गई है, तो ये सब चीजें नहीं है, पर ध्यान रखिएगा जो महापंजीयक रजिस्ट्रार है उसके संदर्भ में। अब देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं ना, राजनीति बहुत ही दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार है। क्यों है तलवार दो धारी? अब देखिएगा, एक तरफ जो पॉलिटिक्स हो रहा है, आपको किसी अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाती है पार्टी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर देता है कि उसे रद्द कर देना चाहिए और चीजें सख्ती आपको निर्वाचित सरकार के पास होगी। इसके विरोध में, या तो मैंने आप लोगों को याद होगा क्लास में कवर किया था, विधायिका बनाम न्यायपालिका विवाद पढ़ाया था, जिसमें मैंने पढ़ाया भी था ना, आप लोगों को कवर किया था यूपीएससी के बैच में। आप लोग को यूट्यूब पर वो बैच फ्री होता है, आप लोग जाकर वीडियो जरूर देखिएगा पॉलिटी के क्लास में, जहाँ पर मैंने बताया था एक कॉन्सेप्ट आप लोग को, अगर आप लोगों को याद होगा, जो भी पुराने स्टूडेंट हैं उनको याद होगा ये चीज, कि जिसमें मैंने ये बताया कि विधायिका है ना और न्यायपालिका के बीच विवाद का मूल कारण क्या है, कि मान लीजिए कोई न्यायपालिका किसी विधि को विरोध प्रदर्शन में कर रहा हूँ, न्यायपालिका अगर किसी एक्ट के विरुद्ध में जाकर कुछ फैसला सुनाती है, तो विधायिका उसके संदर्भ में अध्यादेश लाने का प्रयास करती है, और अध्यादेश को 6 महीने के अंदर है ना पारित कराना होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि मैंने आप लोग कुछ दिन कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, बताया था, सत्ता का अभ्यास इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कहीं भी दो शक्तियों, ध्यान रखिएगा, दो शक्तियों के बीच, ध्यान रखिएगा, एक सेकंड पैर हाथ बनाने दीजिए, तब समझ में आ जाएगा। दो शक्तियों ए और बी के बीच कभी भी डिस्प्यूट होने का चांस है, जो समान प्रक्रिया में चल रही है, उसकी शक्तियां जो दी गई है, इनको जो शक्तियां दी गई, इससे इतर जाके काम हो रहा है और डिस्प्यूट हो रहा है। तो सत्ता का अभ्यास कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, सत्ता का अभ्यास, अर्थात सत्ता, वास्तविक सत्ता किसके पास होगी, उस जो कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को क्लास में बताया है, तो याद रखिएगा वो हमेशा। तो यहाँ भी वही चीज है। अब देखिए विरले उदाहरण क्यों मिलता है। अब कोई पार्टी, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है कि अध्यादेश के खिलाफ महारैली आपको आयोजित कर रही है। अब सरकार का ये, केंद्र सरकार का है ना, केंद्र सरकार का यह अधिकार है ना, अधिकार है आपका, जैसे अधिकार था कि आप सुप्रीम कोर्ट में गए फैसले के विरुद्ध और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी विधायी प्रक्रिया के तहत पलटा जा सकता है। ये आज का नया कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, कई कई अध्यादेश आए हैं 1947 से लेकर वर्तमान तक आए हैं ना, सॉरी 1947, 50 के बाद से काउंट कीजिएगा, 50 के बाद से बहुत से अध्यादेश आए हैं, तो अनगिनत ऐसे अध्यादेश है जो विरोध में आए हैं। तो क्या किसी वर्तमान में पार्टी जो जवाबदेह पार्टी बनी है, राष्ट्रीय पार्टी बनी है, इस प्रकार से असवैधानिक मान्यताओं को स्थापित करना चाहिए? सोच के देखिएगा। अब पहले अध्यादेश को 6 महीना हो जाने दीजिए। अगर केंद्र सरकार लोकसभा राज्यसभा में दोनों जगह इसे प्रूव करके पुनः पारित कर देती, तो इसका मतलब कि आप जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं लोकसभा राज्यसभा में, वो भी इस चीज से सहमत है। अब देखिएगा, अब बिना 6 महीना वेट किए आप राजनीति करना शुरू कर दीजिएगा, तो आपकी मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। आप इसके मौलिक संदर्भ को नहीं समझ रहे। यह समान प्रक्रिया है कि न्यायपालिका किसी विधि को है ना असंवैधानिक घोषित करती है, तो केंद्र के पास दो ही स्थिति बचती है। एक स्थिति में वो क्या करेगी, उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सर्वसम्मति से मान लेगी, उसके विरोध में कुछ नहीं करेगी, चलिए हाँ गलत है तो मैं क्या करूंगा, इस पर पुनः बिल ला सकता हूं, यही बात होगी। या तो फिर अध्यादेश के माध्यम से क्या करेगी, यही करती है, जो बिल को, जो नियम आया उसको उलटने का प्रयास करेगी और एक अध्यादेश ऑर्डिनेंस लाएगी राष्ट्रपति के संदर्भ में। ध्यान रखिएगा, वो ऑर्डिनेंस विधि के समान होती है। कितने दिनों तक? 6 महीने तक। अगर विधि सम्मत होगा और संख्या बल लोकसभा राज्यसभा में इस समर्थन में होगा कि इस
जो अध्यादेश लाया गया वो सही है, तो इसे पारित कर दिया जाएगा। तो इसके जो विधि असंवैधानिक की गई है, जो ए एक्ट मान के चलिए और इसे बी एक्ट मान के चलिए अध्यादेश को, तो यह क्या करेगी, बी वाला ओवरलैप कर जाएगी ए पर, तो अर्थात जो बी का है वो मान्य हो जाएगा। तो वेट करना चाहिए कि हाँ राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा में यह बिल आप रोकने का प्रयास कीजिए, लोकसभा की हाँ आप समर्थन प्राप्त नहीं कर सकेगा ये बिल। तो यह कहीं ना कहीं आपके लिए एक राजनीतिक सही राजनीति का जो उदाहरण प्रस्तुत होता, जो लोकतंत्र में जो लाजमी है। अब यहाँ पर इसके विरुद्ध में आप क्या कीजिएगा कि महारैली कीजिएगा, लोगों को है ना, लोगों को उसके जो जो कॉन्सेप्ट है अध्यादेश के संदर्भ में वो तो बताइएगा नहीं, यह तो डायरेक्ट आप राजनीतिक के तौर पर देखने को प्रयास करेंगे। ऐसे ही आपको सभी मामलों में देखना है, वो राज्यों में भी अगर होता है, राज्यों में भी होता है, तो आपको इसी संदर्भ में समझना है। दो तीन चीजें, जैसे सत्ता का अभ्यास देखना है, उसके बाद कैसे कैसे भूमिका बढ़ी है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय, पीएम बोला आपसे बहुत उम्मीद है। तो यूपीएससी के जीएस पेपर 2 द्विपक्षीय संबंध में आएगा, और बीपीएससी वाले स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये आपका जीएस पेपर 1 में आएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री गए हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया गए हुए दौरे पर है, ध्यान रखिएगा। उस दौरे में वहां पहुंचने पर भारतीय समुदाय लोग उनका वेलकम, मोदी नमस्ते मोदी और भारत माता की जय के नारों के साथ स्वागत किया। ये समान प्रक्रिया है, हमारा देश का कोई भी प्रतिनिधि जाता है तो लोग जस्टर के तौर पर यही बातें करते हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि हमें आपसे बहुत उम्मीद है। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे और क्या करेंगे, सामाजिक कार्यक्रम भी हिस्सा लेंगे। तो अब देखिएगा, अब ऑस्ट्रेलिया भारत के स्थिर, ध्यान रखिएगा, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए ऑस्ट्रेलिया भारत आपको ज्यादा दूरी पर स्थित नहीं है, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ है, बड़ा बन गया है, थोड़ा सा छोटा है भाई साहब, इतना बड़ा इतना चलेगा काम। अब यहाँ से लेके हिंद प्रशांत अमेरिका तक जाता है, हिंद प्रशांत सागर तक जाता है। इस क्षेत्र में वो क्वाड में भी शामिल है, ध्यान रखिएगा, हिंद पैसिफिक में शामिल है, हिंद प्रशांत प्रतिबद्धता के संदर्भ में आपको द्विपक्षीय संबंध में शामिल है। और ध्यान रखिएगा कि जहां भी हिंद प्रशांत की चर्चा होगी, ये दोनों राष्ट्र आपको वहां मिल जाएंगे, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए बातें की जा रही है। तो आगे हम लोग बात करेंगे, जब आएगा इस पर क्या विचारधारा आता है, क्या कॉन्सेप्ट आया है, तो समय निकल जाने दीजिए, आएगा तो हम लोग बात करेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में लगभग 6,19,164 ने इस बात की घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया में कि भारतवंशी है, लगभग 6 लाख भारतवंशी। यह संख्या ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या 2.8% है। इसमें भारत में जन्म, इनमें 5,92,000 जन्म भारत में और बाकी का जन्म वहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ आंकड़े और भी आप लोग को दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई अखबार द ऑस्ट्रेलियन में दिए गए साक्षात्कार में कहा गया है कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो आसानी से संतुष्ट हो जाऊं। मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज में ही ऐसा है, अर्थात भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ पर बात कर रहे। देखिए यही सब कूटनीतिक इनकी विचारधारा है ना, किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को है ना क्या करता है कि अपनी ओर खींचने पर मजबूर कर देता है। अब देखिए अपनी भी प्रशंसा इनको द्वारा कर दी गई, अपने राष्ट्र की भी बातें कर दी गई कि उसका व्यू क्या है, और उस देश, जिस देश में वो गए हैं उस देश के भी प्रमुखता से उनके विचारों को और भी सामने ला दिया है कि उनका व्यक्तित्व कैसा दिखता है। अब देखिए इन सब चीज़ों को सीखने वाली चीज़ है। हमें अपने आपको, आपको सभी को इन सब चीज़ों से सीखने की जरूरत है कि हम कूटनीतिक संदर्भ कैसे बना सकते हैं। देखिए कूटनीतिक संबंध गलत संदर्भ में मत समझिएगा। कूटनीतिक संबंध है ना, हम उन आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं जिसके आधार पर संबंध को बेहतर किया जा सकते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच, 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच कूटनीतिक संबंध, इस संदर्भ में आपको देखने को, समझने को समझना चाहिए कि हाँ हम बेहतर संबंध कैसे स्थापित कर सकते। अब देखिए कुछ पुरस्कार मिला है, उसे भी आप लोग आप कल मैंने शेयर भी किया था ग्रुप में। तो पीएम मोदी को फिजी और पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है।
और बहुत से सम्मान दिए गए। तो चलिए पहले तो पीटी फैक्ट के तौर पर आप लोगों को यह बताना है कि पीएम मोदी को कौन कौन से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है विदेशी देशों में। बहुत से सर्वोच्च सम्मान है, तो उसे आप लोग को याद रखना है, एक जगह शामिल कर लेना। अब देखिए नागरिक सम्मान दिया गया है, तो पापुआ न्यू गिनी ने क्या किया, गवर्नर जनरल सर बॉब दबई प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी के भारत प्रशांत द्विपक्षीय देशों के साथ फोरम पर द्विदेशीय राजकीय यात्रा पर थे, इस दौरान उनको दिया गया है। अब फिजी के प्रधानमंत्री क्या है, सिटी बेनी राबुका, उन्होंने कैस्पियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मानित किया। तो दोनों याद रखिएगा, दो चीज से संदर्भ, एक फिजी याद रखिएगा तो आपको पीटी फैक्ट क्लियर हो जाएगा, दूसरा याद रखा लोगोहू, ठीक ना, लोगोहू याद रखिएगा, इससे भी आपका पीटी फैक्ट कवर हो जाएगा। उसके बाद अन्य पुरस्कार भी मिल चुका है, जैसे सऊदी अरब से सर्वोच्च सम्मान अब्दुल अजीज अल सैयद मिल चुका है, अफगानिस्तान से स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अनमदुल्लाह मिला है, खान जैसे कई सम्मानित सम्मान मिले। इसके अतिरिक्त भी बहुत से सम्मान उनको मिले सर्वोच्च सम्मान, तो आप उनका लिस्ट जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए अब देखिए राष्ट्रीय हित मुद्दों पर बहस और संवाद जरूरी है, धनखड़ जी के द्वारा, जो उपराष्ट्रपति हमारे हैं, उनके द्वारा की जा रही है। यूपीएससी जीएस पेपर 2 में आएगा लोकतंत्र और राष्ट्रीय मुद्दे, और यह आपको आपको जीएस पेपर 2 में आएगा, पॉलिटी वाला सेक्शन में आएगा, जहां पर आपको बीपीएससी स्टूडेंट के लिए बात हो रही है, पॉलिटी सेक्शन में आएगा लोकतंत्र, जहां बात हो रही है, राष्ट्रीय मुद्दे आपको जहां होंगे। अब ध्यान रखिएगा इसमें यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। देखिए हालिया कुछ दिनों में जो हमारे उपराष्ट्रपति, वो बार बार लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ना लोकसभा और राज्यसभा में बहस की बात कर रहे हैं। यहाँ से आपको प्रश्न उभरेगा, ध्यान रखिएगा, आपको यूपीएससी मेंस हो या बीपीएससी का मेंस होगा, 68 का हो चुका है, 69 वाला जो कॉन्सेप्ट आएगा, इंटरव्यू में प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, कहीं से भी आपको प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा। भारतीय लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए समान रूप से न लोकसभा राज्यसभा में संसद में चर्चा होनी चाहिए। वर्तमान समय में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है। तो क्या ऐसे कारण है जिसके आधार पर लोकतंत्र के जो स्तंभ है वो अपने सही वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। तो प्रश्न आपको यहाँ से पूछेगा, इसको अच्छे से आप लोग आंसर राइटिंग करके भेजिएगा ग्रुप में। कहाँ कहाँ भेजना है ग्रुप में, युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। वहाँ पर 3 ग्रुप बने हुए हैं, जहाँ पर बीपीएससी का एक ग्रुप है जहाँ आंसर राइटिंग का है, यूपीएससी आंसर राइटिंग ग्रुप है, यूपी पीसीएस आंसर राइटिंग ग्रुप है, और एक दैनिक जागरण का तो है ही, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का ग्रुप। अब ये 4 जगह इसका जो स्टूडेंट जहाँ होंगे, बीपीएससी आंसर राइटिंग वाले बीपीएससी में भेजेंगे, यूपीएससी वाला यूपीएससी में, यूपी पीसीएस यूपी पीसीएस में, और दैनिक जागरण वाले दैनिक जागरण। अपने जहाँ जहाँ होंगे आप लोग ग्रुप में शामिल, जो परचेज करते हैं उनको वहाँ ग्रुप मिल जाता है, वो आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यह ऐसा क्यों बार बार किया जा रहा है। देखिए रिमोट कंट्रोल की चर्चा इनके द्वारा बार बार की जा रही है। कहने का अर्थ है जो पार्टी लाइन के द्वारा जारी की जाती है आपको, कि हाँ आपको इस मत पर समर्थन करना, इस मत का विरोध करना है, तो पार्टी जो केंद्र संदर्भित पार्टी के जो कार्यक्रम संसद में किए जाते हैं उस पर प्रश्न चिन्ह इनके द्वारा बार बार किया जा रहा है। और देखिएगा इससे इंटरव्यू में इस बार आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा, क्या वर्तमान संदर्भ में जो जनप्रतिनिधि है, जो केंद्र के द्वारा जो जारी किया जाता है गाइडलाइन, क्या उसी के इर्द गिर्द ही रह जाएंगे या वास्तविक लोकतंत्र को स्थापित करने में अपनी व्यक्तिगत भूमिका भी निभाएंगे। तो इसके संदर्भ में बातें की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आवश्यकता है निष्प्रभावी बनाने का, और राज्यसभा में संसद में विधायिका अधिकतम योगदान दे सके, अर्थात लोगों का काम हो सके। लोकतंत्र के मंदिर का उपयोग विचार विमर्श, बहस, संवाद, चर्चा के लिए किया जाना चाहिए। और मैं कितनी दफा आप लोगों को बोला है कि संवाद के लिए हमें और भी बेहतर विकल्प तलाशने की जरूरत है। अगर लोकतंत्र के ये मंदिर अपना काम नहीं करेंगे तो लोकतंत्र बेहतर नहीं होगा, लोकतंत्र के लिए खतरा है, यह काम और कहीं नहीं हो पाएगा। ये सब बातें इनके द्वारा की गई है। मूल
रूप से यही बात कीजिएगा। और यह केरल में विधानसभा भवन के उद्घाटन में गए हुए थे, तो आपको यह सब बातें पीटी फैक्ट के तौर पर पूछ सकता है। 2-3 चीजें याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिनिधित्व क्या करता है। वास्तविक प्रतिनिधित्व, जनप्रतिनिधि किसके प्रति है, लोगों के प्रति, जनता के प्रति या पार्टी के प्रति। तो ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र के प्रति, लोगों के प्रति होनी चाहिए। पर वर्तमान संदर्भ में 2-3 दशकों से यह देखने को मिल रहा है, लोग जवाबदेह हो जा रहे हैं पार्टियों के प्रति। और व्हिप जारी करके क्या करता है, व्हिप जारी करता है, जो भी पार्टी व्हिप जारी करता है उसके विरुद्ध जाकर है ना, कि जो जनप्रतिनिधि कोई भी हो किसी भी पार्टी के, वो विरुद्ध जाकर मतदान नहीं कर सकते, नहीं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। ये सब कॉन्सेप्ट आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है। तो ध्यान रखिएगा, हमको कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालना होगा, जहां पर व्हिप का भी कॉन्सेप्ट जिंदा रहे और लोकतंत्र को बेहतर तरीके से जीवंत बनाए रखने के लिए भी काम किया जा सके। तो इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है, अभी समय है, किया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। अब चलिए आगे बात करेंगे। आगे सीधे नीचे आ जाइए। अब पीटी फैक्ट के तौर पर आप इसे भी देखिएगा, गीले कचरे से बायोगैस बनाने के लिए 52 शहरों का चयन किया गया, जिसमें गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा भी शामिल होंगे, प्लांट लेंगे समय। अब देखिए, केंद्र शहरी क्षेत्रों में बायोगैस के लिए 52 प्रस्ताव को मंजूर दिया गया। आसवन और शहरी कार्य मंत्रालय, याद रखिएगा, तो इसके मंत्री कौन है, पीटी फैक्ट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। अब 11 राज्यों में 52 नगर निगम का चयन किया गया, इसमें 75 शहरी निकाय चयनित किए गए, सभी के नाम यहाँ दिए हुए हैं। बस आपको ध्यान रखना, अपने स्टेट का नाम याद रख लेना है। जैसे यूपी वाले अपना यूपी का याद रखेंगे, ठीक ना, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जो जिस स्टेट से संबंधित है अपनी तैयारी करे उस स्टेट से ले लीजिएगा, ठीक है ना, ज़्यादा याद नहीं रखना, पीटी फैक्ट के तौर पर यही प्रश्न पूछा जाएगा। अब जयपुर में स्थापित देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र, यह भी पीटी फैक्ट है, आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर, वहाँ पर यह संस्थान खोला जाएगा। क्या होगा, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र स्थापित। जो केंद्र क्या कर रहा है, बांध में भूकंपों जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए स्थापित किया जा रहा है, उस पर रिसर्च किया जाएगा, उसके लिए समग्र जो भी सुविधा उपलब्ध होगी कराई जाएगी। अब ध्यान रखिएगा, यह क्यों है किया जा रहा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक बांधों वाला देश है, यह 6000 से अधिक यहाँ पर बांध है, सोच के देखिएगा। 25% से अधिक बांध ऐसे हैं जो 50% से ज़्यादा, याद रखिएगा, 50% ज़्यादा समय पूरा कर चुके हैं। अनेक बांधों ने 100 साल पूरा कर चुके हैं। बांधों की अवधि और उनकी सुरक्षा की स्थिति का कोई संबंध नहीं है, तो इसके लिए कुछ चीज़ें की जा रही है। तो ये पीटी फैक्ट के तौर पर आपको याद रखना है। कहाँ स्थापित किया जाएगा, राजस्थान के जयपुर में। चलिए, एक बांध भूकंप आ गया चर्चा, तो एक पीटी फैक्ट आप लोग बता दीजिए। तो पहले भी मैंने चर्चा किया हूँ कि भारत में भूकंप जोन कितने हैं, कितने भूकंप जोन हैं, किस भूकंप जोन में कौन सा राज्य आता है, एक लिस्ट तक मैं दिया हूँ सभी भूकंप जोन का, और उसके भूकंप तीव्रता कौन कितनी है ये भी मैंने चर्चा की। वो लिस्ट के बारे में आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए, लिख के भेजना है, या तो आंसर राइटिंग करके कम्युनिकेशन ग्रुप में भी भेज सकते हैं। अगर लिख नहीं पाते हैं तो सभी सुविधा दी गई है, पर आप लोग करिएगा तो ना। अब लद रहे सतही राजनीति के दिन। अब ध्यान रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि लोगों का चुनाव में कैसे मनोभाव बदल रहा है, विचार कैसे बदल रहे हैं, पहले की नीतियां जो जनता की होती क्या वर्तमान में है, तो इसी संदर्भ में चर्चा की जा रही है। ध्यान रखिए, भारत की जनता सहते रहने की अदम्य शक्ति है, वह सबको अवसर देती है। नेता अपने वादों और दायित्वों के प्रति सजग रहे, परंतु अधिकांश नेता जनप्रतिनिधित्व के वास्तविक काम की गंभीरता से नहीं लेते। चुनावी सफलता प्राप्त करने के बाद यथाशीघ्र क्या करते, यथासंभव सत्ता भोगने के उपाय अपनाते। यही सब चीजें शुरुआती दौर पर चलता है। इसका दर्दनाक उदाहरण जेल में बंद बंगाल के शिक्षा मंत्री उनके सहयोगी से मिलता है। जिस तरह शिक्षक नियुक्ति के मामले में करोड़ों रुपए आर्थिक घोटाले का पता चल रहा है, हजारों संख्या में क्या हो रहा है, नियुक्ति पा चुके शिक्षकों को उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा नौकरी मुक्त कर दिया जा रहा है। वो स्वतंत्र भारत के राजनीति और शैक्षणिक इतिहास में अनूठा है। ध्यान रखिएगा, तेज तरार लोकप्रिय और खुद में लोक संग्रह के लिए समर्पित कहने वाले मुख्यमंत्री को नाक तले इतना कुछ विविधता अनियमितता साथ कैसे होता रहा, यह घोर आश्चर्य और उनको
इस पर कोई निर्णय अभी तक वो नहीं ले पाए, ध्यान रखिएगा। अब बंगाल की तो ममता बनर्जी जो दीदी हैं, उनके पैर के तले ये सब घटनाएं हो गई है और उनको पता तक नहीं रहा। यह 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। वो पश्चिम बंगाल का मामला हो या झारखंड में खान खान खनन मामला हो, जिसमें बहुत से आईएएस पकड़ाए गए हैं, या एमपी में कुछ अभी हाल ही में घटना हुआ है जहां पर एक छोटी सी पद पर स्थापित कोई कर्मचारी उतना से करोड़ों रुपया संग्रह कर लेता है। तो यह कहीं न कहीं एक लोकतंत्र में स्थापित जो कल्पनाओं को कहीं न कहीं तार-तार करता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना आपको है और इसके लिए एग्ज़ाम्पल सेट करना। अब ध्यान रखिएगा, इसके लिए कुछ चीज़ों को जनता क्या करती है, समय के साथ भूल जाती है, पर बहुत सी चीज़ों को याद रखती है। उसी संदर्भ में बात हो रही, राजनीतिक दबाव में इनकी अपेक्षा होने लगी है, बहुत सी चीज़ें अपेक्षाएँ होने लगी, जैसे स्वास्थ्य कानून, याद रखिएगा, स्वास्थ्य, कानून, प्रौद्योगिकी, शिक्षा जैसे तकनीकी ज्ञान कौशल की विशेषता कोई विकल्प नहीं है। और राजनीतिक तौर पर ध्यान रखिएगा, राजनीतिक तौर पर क्या है, दबाव झेल रहा है और इन सब चीज़ों को लेकर उभर कर सामने आया। जाति, बिरादरी, अपने विचार के सिर चढ़ने वाले जो पहुँचाने वाले व्यक्ति को मौका दिया है। अब ये सब चीज़ें उभर कर आई हैं सामने, धीरे-धीरे राजनीति से इनका क्या हुआ, विलोपन हो रहा है। विशेषकर युवा वर्ग अपनी योग्यता, क्षमता, परिश्रम और ईमानदारी का भरोसा उठाता है, ऐसे में नेतागण को भूल जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ों को, और जब मैं लास्ट में एक्सप्लेनेशन करूँगा इसका, पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव नीति प्रजातंत्र की गाड़ी ज़्यादा आगे नहीं जा सकती है, ये सब बातें हो रही है। अब है कि अब इनके संदर्भ में संवेदनशीलता से मतदाता को रिझाया गया, जिस साथ ही जाति बहुत से अवसर दिए गए, जैसे पुरानी पेंशन योजना को हम शुरू करेंगे, सिलेंडर देवता का पूजन हुआ, ये सब कॉन्सेप्ट जो राजनीतिक एजेंडे अपनाते हैं कि हम वोटर को अपनी ओर आकर्षित कर ले। बहुत से छोटे-छोटे, साउथ में तो और भी तरीका अलग-अलग है। उत्तर बिहार में तो जात पात को लेकर ज़्यादा होता है और साउथ बिहार में तो योजनाओं को लेकर होता है। हम अम्मा योजना चलाएंगे, हम दूध योजना चलाएंगे, बहुत सा कॉन्सेप्ट है, ये एक नहीं, दो नहीं, हजारों होंगे, जिसका नाम यहाँ पर लेना भी बहुत मुश्किल है। ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे कार्य किए जाए यहाँ पर। अब है कि जाति, मजहब और क्षेत्र से सामाजिक पृष्ठभूमि के साथ लगाव भी मतदाता पर हावी है। यह उल्लेखनीय कि जैसे पुराने मंत्रिमंडल में 1 दर्जन मंत्रियों का हार मुंह देखना पड़ा। अब इस तथ्य की निपुणता के प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कैसे अब राजनीतिक दबाव में या तो फिर जनता संचार और अनेक व्यवधानों के बावजूद क्या कर रही है कि महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी कामकाज की धीमी गति के अलावा उबाऊ नौकरशाही पूरी तरह क्या कर रही है, व्यवस्था को प्राथमिकता के साथ प्रश्न खड़ा कर दे रही है कि आम जन इससे उधार पाने के लिए तड़प रहा है। अर्थात जो भी राजनीतिक प्रशासनिक गठजोड़ है, जिससे है ना, जिसका मुख्य क्या होना चाहिए, जनता के हितों का संदर्भ में होना चाहिए, जनता के सर्वांगीण विकास का होना चाहिए। वो नहीं करते हैं तो क्या होता है, जनता को वर्तमान जो भी सरकार रहती है उसमें मोह भंग होता है और नए को अवसर देती है। वहाँ उसके बाद आप कितना भी उसको है ना, अपने चुनावी दौरान कितना भी उसको प्रलोभन दे ली, जनता उसे नहीं मानेगी, फिर से नया विकल्प तलाशने को प्रयास करिए। और हमारे लोकतंत्र का यही जीवंत उदाहरण है कि एक 5 साल देती है, अगर बेहतर काम करते तो आपको दूसरा अवसर मिलेगा, नहीं तो सिरे से नकार कर दूसरे को अवसर देगी और उसे मौका देगी 5 साल तक। अगर वो सही करती है तो उसे कंटिन्यू रखेगी, नहीं तो फिर उसे उतार देगी सत्ता से। और लोकतंत्र में यह हमारा ना क्रमगत रूप से यह कार्यक्रम क्रमगत रूप से हस्तांतरण होता है, किसी प्रकार का विवाद नहीं होता, सत्ता हस्तांतरण न केंद्र के स्तर पर न राज्यों के स्तर पर। सभी क्या करते हैं, या तो चुनाव पूर्व चुनाव पूर्व गठबंधन कर लेते या चुनाव के बाद, जीत के बाद गठबंधन करते, और एक मध्यम मार्ग के आधार पर एक कॉमन व्यू के माध्यम से, कॉमन स्टैंडिंग व्यू के माध्यम से क्या करते हैं, सत्ता अपना सरकार गठित करते हैं और जनता के जो भी हित है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखनी है, यहाँ पर बातें यही की गई है। अब देखिएगा, एक तकनीकी के प्रयोग से फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने का प्रयास किया गया है। जमीनी संबंधी दस्तावेज डिजिटलाइजेशन करने का प्रयास किया गया। हालांकि देखिए, उत्तर प्रदेश के यहाँ आखिर आलेख दिया गया है, पर उससे संदर्भ में भी बातें की जा रही है। पर यहाँ पर भूमि और इसके प्रबंधन से जुड़े मामलों राज्यों का क्षेत्राधिकार में आते हैं। वैसे भूमि दस्तावेज को आधुनिक और डिजिटलीकरण की दिशा में संपूर्ण भारत के 94% गाँवों में भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण और 71% भू भागों का भू संपत्ति क्या हुआ, मानचित्रण
डिजिटल कार्यों से पूरा कर लिया गया है। तो इतनी बड़ी आंकड़ाएं की जा चुकी है। अब ध्यान रखिएगा यह क्यों जरूरी है और क्यों इससे लाभ क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल उठता है कि आखिर देश में भूमि विवादों की संख्या कम होने के बावजूद बढ़ती क्यों है जा रही है। इस दिशा में विवाद निस्तारण के लिए एकीकृत समाधान प्रणाली स्थापना कैसे की जाए। भूमि विवादों के निपटाने के लिए आधुनिक तकनीकों का कुशलतम उपयोग कैसे हो सकता है। इन प्रश्नों के जवाब तलाशने चाहिए। आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है भारत ने डिजिटलीकरण के आधार पर भूमि संपदा को और भी बेहतर प्रबंधन के लिए मार्ग प्रशस्त किए। उसके विपरीत आपको यह देखने को मिलता है जहां पर ये सब प्रश्न खड़े हैं। तो कैसे इसका समाधान ढूंढा जाएगा आपसे प्रश्न किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा देश के 60% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कारण भूमि विवाद जो स्वामित्व समस्या आज भी कायम है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। और आप सभी लोगों को एक घोषणा है, मैं आज से अनअकैडमी पर यूपीएससी सीएससी एजुकेटर के रूप में जुड़ रहा हूं। तो आप लोग अगर करेंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके क्या करना है, मुझे सर्च कीजिएगा अमर सर के नाम से। मैं कोड शेयर कर दूंगा तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। और एक बेहतर एमसीक्यू के साथ करेंट अफेयर्स को कैसे पढ़ा जाता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइएगा आप लोग, चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए विवाद बढ़ते जा रहे हैं, मुकदमेबाजी, अपराध एवं आर्थिक गतिविधियां, संकट सभी बढ़ रहे, कृषि जोत का असर पड़ रहा है। ये सब समस्या अर्थात नीतिगत समस्या भी है, आपको इस संरचनात्मक समस्या भी है। तो इन सब की कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च लैंड राइट्स इनिशिएटिव के अनुसार क्या है कि 70 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने तय किए गए मामलों में 1/4 भाग भूमि विवाद से जुड़े होते हैं, जिसमें 1/3 भूमि अधिग्रहण के मामले शामिल है। अब ध्यान रखिएगा यह ऐसा क्यों होता है। तो इसमें गलत आंकड़े दर्ज होना है मुख्य कारण है, अभिलेखों से प्राप्त जानकारी में बेमेल होना है, गलत आकलन होना है, सामाजिक प्रशासनिक जो सीमित प्रशासनिक क्षमता है, कर्मचारियों की तकनीकी कुशलता की कमी है, राज्यों में ये सब कमी है। यह जो घटनाक्रम होता है, केस इतना बढ़ जाता है। तो एवं एजेंसियों के बीच समन्वय का, डाटा मानकीकरण का अभाव देखने को विभिन्न संरचनात्मक समस्याएं पैदा होती है। इसी के साथ डिजिटल गैप है, किसानों के द्वारा तकनीकी का अपनाए जाने का अभाव, हिचकिचाहट है, साइबर हमलों का हस्तक्षेप है, जैसे भ्रष्ट प्रथाएं होती है। यही कारण है भूमि अधिग्रहण आदि की समस्याएं, फर्जी जो है क्रय विक्रय है, स्वामित्व संबंधी विवाद, अवैध कब्जे, भूमि प्रबंधन, मालिकाना हक को प्रभावित करते हैं। ये सब मामले आपको देखने को मिलेंगे। ये सरकार के प्रयास क्या किए जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा 2016 में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया, सर्वेक्षण और पंजीकरण कंप्यूटरीकरण करने जैसे घटक शामिल किए गए। सरकार अन्य सफल प्रयास किए जहां पर क्या किया, पहचान दिया गया, संख्या दिया गया, संख्या प्रणाली, स्वामित्व योजना, भू नक्शा जैसे उपाय किए गए, भू अभिलेखों को डिजिटलीकरण किया गया। प्रयास किया गया है कि हम एक बेहतर डाटाबेस तैयार करें जिसके आधार पर एक क्लिक पर सारी जानकारियां हो जाए। तो देखिए कुछ भी शुरुआती फेज में जो चीज़ें होती है ना उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, पर ध्यान रखना है समय के साथ हमको उसमें सुधार करना है। और विशेषकर भूमि भूमि विवाद है ना, या मध्यम वर्ग के लोगों का, जो मध्यम वर्ग के किसान होते, मध्यम वर्ग के लोग होते, उसकी सबसे बड़ी समस्या देखिए यहाँ पर चर्चा भी किया गया है कि भूमि विवाद मध्यम और निम्न वर्ग के ज्यादा समस्या, पैतृक संपत्ति का हक लेकर भू माफिया द्वारा जमीन खरीद बिक्री, गड़बड़ी, जबरन भू अधिग्रहण, मेड़बंदी, नाम पर सत्यापन की त्रुटि जैसे विवादों को सामने लाया जाता है। आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या होता है, भूमि मालिकों को नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भूमि विवाद आपसी सहमति न सुनने, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है और समस्या और भी विकट हो जाती है। ये सब बातें की गई। अब मेरे विचार से आपको ये चीजें समझनी चाहिए कि हमें 2-3 चीज़ों पर काम करना बहुत ज़रूरी है कि वास्तविक स्वामित्व वाली भूमि है उसका डिजिटलीकरण जो किया जा रहा है उसको आंकड़ों का प्रबंधन बेहतर करना होगा। रीजन इसके पीछे है कि किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इस पर है ना कौशल कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहिए। रीजन इसके पीछे क्या है, जो डाटा संग्रह करते हैं ना वो सही से इंग्लिश नहीं लिख पाते। अगर सभी हम आंकड़ों की बात करें, 10 आपको डॉक्यूमेंट लाइए, उसमें से है ना
6 से 7 डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होगी, या तो कैंडिडेट के नाम में गलती होगा, या तो पिता के नाम में गलती होगा, या माता के नाम में गलती होगा, या तो भूमि से संबंधित जो भी दस्तावेज होंगे उसमें गलती होंगे, कुछ खैतानी में होगी, खेतोनी में गलती होगी। तो डाटा एनालिटिक बेहतर होने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये काम करना होगा। जो भी लोग होंगे उसको प्रशिक्षण बेहतर तरीके से करना होगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि हमको मानकीकृत करने के लिए बार कोड जनरेट करने की आवश्यकता है, कि जो भी भूमि अधिग्रहण कागज बना दिया गया है उसको बार कोड बनाया जाए, और वो बार कोड में सारा डाटा हो, अगर कोई व्यक्ति स्कैन करे उसको न्यूनतम जानकारी प्राप्त हो जाए कि ये जमीन, मान लीजिए भूखंड है, ये जमीन पहले किनकी थी, किनके द्वारा ट्रांसफर की गई है, वर्तमान में किनकी है। यह डाटा है ना सभी को उपलब्ध होना चाहिए। रीजन उसके पीछे यह है ना कि आप देखते होंगे टाउन में कि एक ही जमीन को 10 लोगों को बेच दिया जाता है, तो पता ही नहीं चलता है कि ये जमीन है किसका। तो वास्तविक रूप से यह क्या होना चाहिए, अपडेट बारकोड होना चाहिए। मान लीजिए ऐसा कोड होना चाहिए, एक मान लीजिए जमीन है, इसका एक डॉक्यूमेंट ये बना, तो ये बार कोड इसको जनरेट करके दे दिया जाए, ये जिसके जिसके हाथ में जाएगा वो बार कोड उसका वही होगा, पर अपडेशन वो होता चला जाएगा। इससे है ना भूमि के बहुत से विवाद स्वतः समाप्त हो जाएंगे। भूमि का अधिक विवाद तो ये भी देखने को मिलता है ना, ये सब चीज़ों को लेकर। तो यह आपको करने की जरूरत है, हम लोग सूचना तकनीक और बेहतर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको लेनी होगी। अब नीचे कुछ नहीं है, नीचे कुछ कुछ बातें थी। जलवायु परिवर्तन को लेकर एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है, जिसे आप लोग यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में जलवायु परिवर्तन संबंधित मुद्दे, और बीपीएससी वाले स्टूडेंट आपको देखिए जो इकोनॉमी और ज्योग्राफी का जो सेक्शन होता है इसको मिला के देगा, ठीक ना। आपको जीएस पेपर 2 में जो पूछा जाता है प्रश्न, तो इकोनॉमी और ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को साथ में टैग करके पूछ सकते हैं या अलग भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब जब इन सब चीज़ों को आप करते हैं तो बेहतर तरीके से डाटा एनालिसिस कीजिएगा। यहाँ बातें की गई है और इसका डाटा को अच्छे से आप लोग कवर करना है। जैसे 5 दशकों में बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी आपदाओं से 20 लाखों की मौत हो गई, विश्व मौसम संगठन। और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एक लिखिए आप लोग, जलवायु परिवर्तन से संबंधित WMO के हालिया रिपोर्टों ने बहुत सी चिंताओं को रेखांकित किया है, जो यह दर्शाता है कि हमें बेहतर कार्यशैली को विकसित करने की आवश्यकता है, जिसके आधार पर जलवायु परिवर्तन के वास्तविक लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। ये प्रश्न है आपको, ये आप लोगों को कम्युनिकेशन ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, साथ ही साथ दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस वाले शेयर कर सकते हैं वहाँ पर। बीपीएससी ग्रुप बीपीएससी वाले भी शेयर करेंगे, यूपी पीसीएस यूपी वाले ग्रुप में, और यूपीएससी वाले ग्रुप में शेयर करेंगे। सभी अपने अपने ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि चीज़ों को समझा जा सके। चलिए, अब 1970 से 21 के आंकड़े आप लोगों को विश्लेषण किया है, तो जलवायु परिवर्तन आपदा का कारण माना है और समय पूर्व चेतावनी दी है। तो ये आंकड़े बहुत दिए गए, यहाँ पर देखिएगा 11,778 आपदाएं आई है पिछले 50 सालों में, जिसमें बाढ़, सूखा, चक्रवात, तूफान के रूप में शामिल किया गया। 4.3 लाख करोड़ रुपए डॉलर का नुकसान हुआ है जलवायु परिवर्तन संबंधी विभिन्न आपदाओं। हाल ही में मैंने कल भी चर्चा किया था कितना डॉलर नुकसान हुआ है, अगले 2050 तक कितना नुकसान होगा। 1.7 लाख करोड़ क्या नुकसान हुआ है 1970, 20, 21 के समय पूर्व चेतावनी की व्यवस्था अपनाई न। उसके बाद कुछ आंकड़े और भी ध्यान रखना है, ये सब आंकड़े आपको रखने हैं। देखिए यहाँ पर जान गवाई ये सब नहीं, अब है कि कुछ चीज़ों को है ना आप लोग इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे फिर हम लोग कल बात करते हैं एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। और एक न्यूज आप लोग को और देनी है कि अब है दैनिक जागरण का आंसर राइटिंग स्टार्ट हो जाएगा मंडे से, जिसमें आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे। ये 15 दिनों का होगा, 2 सप्ताह का न्यूज कवर किया जाएगा इसमें, जिसमें 5 प्रश्न दिए जाएंगे आपको। 10 AM में ग्रुप में या तो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन, और आपको 11:30 तक है ना इसको शेयर कर देना, AM तक। कहाँ कर देना है, ग्रुप में। ग्रुप ओपन किया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ओपन किया जाएगा और आपको वहां शेयर करना है, ठीक है ना। तो आप इसका लाभ लीजिएगा, आंसर राइटिंग इंप्रूव कीजिए, ताकि अंतिम सफलता प्राप्त करने में मेंस आपका
सहयोगी पाठ के रूप में उभर कर सामने आए। फिर हम लोग कल मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।